Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. This is Maulik Gupta, your physics teacher. I'm a graduate from IIT Madras. हम बिटसैट की तैयारी कर रहे थे. ठीक है, फिजिक्स में आज जो टॉपिक्स हम लेकर के आए हैं आपके सामने वो है सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी. इन दोनों चैप्टर से मिला के बिटसैट के अंदर हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आता है. ठीक है, किसी किसी साल में 2 क्वेश्चंस भी पूछे हैं, पर जनरली हर साल एक क्वेश्चन जरूर इन दोनों में से मिला के आपसे पूछा जाता है. तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और उनको हम कैसे अप्रोच करते हैं. ठीक है, चलो बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ. ये क्वेश्चन पूछा गया है बिटसैट 2005 में. क्वेश्चन देखो क्या है. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. द एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम वेक्टर्स एट एन इंस्टेंट आर गिवन टू यू. ठीक है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज. ठीक है, इंस्टेंट पर दे रखे हैं एक्सेलरेशन और मोमेंटम. ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पर, और सर्कल में पार्टिकल चल रहा है. ठीक है, तो ये सर्कल बना दिया हमने, पार्टिकल इसमें मूव कर रहा है. तो इस इंस्टेंट पर हमें मोमेंटम पता है, यानी कि वेलोसिटी मालूम है. p/m कर दूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी. ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है. अब यहां पे देखो a.p करेंगे तो क्या मिल रहा है मेरे को. भाई हमको दोनों के बीच का एंगल पता होना चाहिए ना. तो अगर मैं a.p करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 2 6 12 माइनस 3 4 12 है ना. माइनस है इसलिए माइनस आ गया, तो 0 है. मतलब डॉट प्रोडक्ट इनका 0 हो गया. डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. इसका मतलब क्या है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं. a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर. इसका मतलब एक्सेलरेशन और मोमेंटम के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. अब अगर ये हमेशा रहे पूरे सर्कुलर मोशन के दौरान, जब पार्टिकल यहां पहुंचा, मान लो वेलोसिटी है इस तरफ या मोमेंटम इस तरफ और एक्सेलरेशन यहां पर भी परपेंडिकुलर हो, हर जगह इस तरह का हो, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. लेकिन इन्होंने एक इंस्टेंट पर आपको वैल्यूज दी हैं, है ना. हो सकता है कि अगले इंस्टेंट पर जब पार्टिकल मान लो यहां पहुंचा, तब एक्सेलरेशन और मोमेंटम की ऐसी वैल्यूज हो कि आपस में परपेंडिकुलर ना हो. ठीक है, तो यूनिफॉर्म होगा कि नहीं ये हम बता नहीं सकते. ऑप्शंस चेक कर लो. यूनिफॉर्म है क्या, नहीं पता ना, क्योंकि ये एक इंस्टेंट की इसने कंडीशन दे रखी है. अगले इंस्टेंट पर क्या होगा वो नहीं पता है, तो हम बता नहीं सकते यूनिफॉर्म है क्या. सर्कुलर मोशन विद टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं पता. अगर मान लो हमेशा एक्सेलरेशन और मोमेंटम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा. सर्कुलर मोशन विद टेंजेंशियल रिटार्डेशन ये भी नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम से हम कुछ नहीं बोल सकते. हमें पूरे मोशन की जानकारी होनी चाहिए. तो ऑप्शन डी क्या है, वी कैन नॉट से एनीथिंग फ्रॉम इंस्टेंटेनियस ए एंड पी ओनली. तो विल मार्क दिस ऑप्शन एंड मूव अहेड. समझ में आ गया. ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और मोमेंटम से हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगले इंस्टेंट का हमको नहीं पता वैल्यूज क्या रहेंगे, उनके बीच में एंगल क्या रहेगा नहीं मालूम, तो हम बोल नहीं सकते. ठीक है, तो डी ऑप्शन मार्क कर देंगे. चेक कर लेंगे डी ऑप्शन सही है क्या. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. तो देखा आपने, इजी सवाल था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना. जनरली अगर ये चीज हमने नहीं सोची कि इंस्टेंटेनियस दे रखा है, मान लो ये मिस कर दिया आपने यहाँ पे कि इंस्टेंट लिखा है, तो फिर हम देखेंगे कि भाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिटार्डेशन नहीं होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और सोचना है कि भाई इंस्टेंट पे वैल्यू पता है तो पूरे मोशन के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते. ठीक है, आसान था, जल्दी से हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा टाइम खर्च नहीं होगा अपना, लेकिन ट्रिकी था, गलत होने के चांसेस काफी हैं इसके अंदर. ठीक है ना, चलो मूव करते हैं आगे. ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेते हैं. अगर सर्कुलर मोशन है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो क्या सही होंगे चारों ऑप्शन में से, ये देख लेते हैं. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी क्या, देखो जरा. सर्कल में अगर पार्टिकल चल रहा है तो यहां पर जब होगा कांस्टेंट स्पीड से तो चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना वेलोसिटी की, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन रहेगी. तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा. ए ऑप्शन गलत हो गया. वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस. वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अभी देखा हमने, तो ये भी गलत हो गया. एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऐसा है क्या. यहां पे जब पार्टिकल होगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इस तरफ. यहां पे जब होगा एक्सेलरेशन होगा इस तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो ही गया. भले ही मैग्नीट्यूड उसका v² के बराबर होगा, v कांस्टेंट r कांस्टेंट, तो a कांस्टेंट आ जाएगा मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है.
वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज, दोनों चेंज हो रहे हैं क्योंकि दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डी ऑप्शन मार्क कर देंगे हम। क्लियर है, चेक कर लेते हैं डी ऑप्शन सही है क्या, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि इसमें टाइम बिल्कुल खर्च नहीं होगा, एंड बिटसेट में टाइम इज द की, ये आपको मालूम ही है। ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले सवाल पे। अब बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, वापस से सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। ये सवाल बिटसेट 2010 में आया हुआ है, उसी टाइप का है। ठीक है, तो देख रहे हो एक ही टाइप के, कुछ टाइम के बाद बिटसेट सेम सवाल पूछ रहा है, सेम टाइप का सवाल पूछ रहा है। तो सर्कल में कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अभी हमने पिछले सवाल में देखा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो कांस्टेंट नहीं रहेगी वेलोसिटी। इज नॉट एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन तो होता है भाई उसमें, एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r के बराबर होता है। कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है तो इधर की तरफ एक्सेलरेशन रहता है v स्क्वायर बाय r। आ रही बात समझ में, अगर रेडियस सर्कल का r है तो एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होता है सेंट्रीपिटल, तो एक्सेलरेटेड तो है मोशन। अगर एक्सेलरेशन ही नहीं होगा तो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये गलत हो गया। हैज एन इनवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, अगर कांस्टेंट स्पीड से चलता है पार्टिकल तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इनवर्ड होता है और रेडियल डायरेक्शन में होता है, अलोंग द रेडियस होता है, तो दिस इज करेक्ट, इनवर्ड है। अगला ऑप्शन क्या है, हैज एन आउटवर्ड रेडियल एक्सेलरेशन, इनवर्ड है भैया, आउटवर्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, चेक कर लेंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो सिंपल सा सवाल पूछ रखा है बिटसेट ने। ठीक है, तो इस तरह के जो आसान आसान क्वेश्चंस हैं टाइम बचाएंगे, है कि नहीं। चलो मूव करते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ कर्व्ड पाथ। अब इसने सर्कुलर पाथ नहीं बोला, कर्व्ड पाथ बोला है ना। तो किसी कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल चल रहा है तो कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रह सकती हैं, ये अपने को बताना है। पहला, स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, या बिल्कुल रह सकती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट से पार्टिकल मूव करता है, तो स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है कि नहीं, डायरेक्शन चेंज होनी जरूरी हो जाएगी अगर कर्व्ड पाथ पे होगा तो, और डायरेक्शन चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। यहाँ पे v1, यहाँ पे v2, यहाँ पे v3, वेलोसिटी चेंज होगी, तो सेकंड सही नहीं है। क्लियर है। अगला देखो, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह सकता है क्या, सर्कुलर मोशन में तो नहीं रह सकता। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन चेंज होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन इसने क्या लिखा है, कर्व्ड पाथ लिखा है ना, कर्व्ड पाथ लिखा है, मतलब देखो ये भी कर्व्ड पाथ है। अब मान लो ये कोई प्रोजेक्टाइल हमने फेंक दिया u स्पीड से थीटा एंगल पे, तो वो भी कर्व्ड पाथ पे ही चलता है। पूरे पाथ के दौरान एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जी रहता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, तो कर्व्ड पाथ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन पॉसिबल है कि नहीं। अरे बात समझ में, जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऐसे होगा और कर्व्ड पाथ होगा तो ये पैराबोलिक पाथ बनता है, प्रोजेक्टाइल में हम सब जानते हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट पॉसिबल है, तो थर्ड भी करेक्ट है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, जी जी जी, सब जगह मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट रह सकता है। तो कौन कौन से करेक्ट हो गए, 1, 3 एंड 4, देख लो 1, 3 एंड 4 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, मार्क कर देंगे। ठीक है, अच्छा ऊपर ये दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा बना देता हूं। यहाँ पे, वहां पे क्या बताया मैंने कि कर्व्ड पाथ पे अगर पार्टिकल चल रहा है तो वेलोसिटी की, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये v1, ये v2, ये v3, अगर कर्व्ड पाथ पे पार्टिकल है तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी वेलोसिटी की, तो डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी को चेंज होना पड़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती, इसलिए ऑप्शन 2 मतलब ये पॉइंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 3 एंड 4 आर द राइट आंसर्स, बी ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। चेक कर लेते हैं बी करेक्ट है क्या, इट्स द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, मजा आ जाएगा, इस तरह का सवाल आ गया तो खटाखट मार्क कर देंगे, है ना, 5 to 10 सेकेंड्स में मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, स्कोरिंग है। ठीक है, अगला टाइप देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है बिटसेट 2010 में। ठीक है, ये सेकेंड टाइप है, द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय यू। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखी है, पूछा क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पोजीशन गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स ये। तो जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा उस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब हमको पता होना चाहिए कि फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है।
ठीक है, तो रिलेशन में यहां पे लिख देता हूं, फोर्स होता है माइनस du बाई डी आर आर कैप, ठीक है, ये होता है फोर्स का वैल्यू। अगर पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो उसको अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें तो मुझे मिल जाता है फोर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, अगर अपने को याद नहीं है तो इसको लिख लो, ठीक है, स्टार मार्क लगा लो। इस फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं हम, अगर पोजीशन आर मतलब पोजीशन वेक्टर हमको एक्स वाई जेड में दे रखा है तो फिर उसको कैसे लिखते हैं हम, फोर्स को माइनस डो यू बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप माइनस डो यू बाय डो जेड के कैप, ठीक है। माइनस ध्यान रखना है, माइनस की गड़बड़ होगी तो आंसर गलत आएगा। कई बार क्या होता है, हमें ये तो रिलेशन तो याद रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो पोजीशन के रेस्पेक्ट में तो फोर्स आ जाएगा, लेकिन ये माइनस हम भूल जाते हैं, है ना। ज्यादातर लोगों के साथ ये समस्या होती है, तो माइनस अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और वो ध्यान तभी रहेगा जब बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे इस तरह के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है। अगर पोजीशन एक्स वाई जेड में दी है तो पहले पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, प्लस मतलब माइनस तो कॉमन निकाल लो भले इसमें से, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी को पार्शियली डिफरेंशिएट करो y एंड सो ऑन, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशियल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशियल ये होता है कि अपन पोटेंशियल एनर्जी को पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट जब करेंगे तो y और z को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। याद है नहीं है, समझ लो जरा कि मान लो जैसे यहां पे अपने को पोटेंशियल एनर्जी x और y के टर्म में दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो y को मैं एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, है ना। ऐसे ही z अगर होता तो भी z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो x और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते, ठीक है। तो अलग अलग सबके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे लिखेंगे और फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो u दे रखा है cos ऑफ x प्लस वाई, देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। u इज गिवन टू यू एज cos ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, माइनस डो यू बाय डो एक्स आई कैप माइनस डो यू बाय डो वाई जे कैप, ठीक है। तो पहले अच्छा माइनस कॉमन निकाल लेता हूं मैं बाहर। अब डो यू बाय डो एक्स करो, इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो चेन रूल लगाएंगे। कॉस लिखा है, कॉस की जगह कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन, अंदर जो भी एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय। अब x प्लस वाई को डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का डिफरेंशियल हो गया 1 और y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है। आगे बढ़ो, अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इसको, cos का डिफरेंशियल अगेन माइनस साइन, अंदर जो भी एज इट इज लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय। अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, x कांस्टेंट माना है तो 0 हो गया, y का डिफरेंशियल 1 हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा i कैप में और ये आ जाएगा j कैप में, क्लियर है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब माइनस यहां से फिर कॉमन आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन ऑफ x प्लस वाई आई कैप प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई जे कैप, ठीक है। उसने कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं अपने को, 0,π/4, ठीक है। तो x की वैल्यू ये हो गई, y की वैल्यू π/4 हो गई। ये दोनों वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका। तो फोर्स वेक्टर आ गया मेरे पास साइन ऑफ 0 प्लस π/4 यानी 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, ठीक है। ये वैल्यूज हमने डाल दी यहाँ पे x और y की, क्लियर है। तो ये आ गया फोर्स 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, बी ऑप्शन में दिख रहा है, मार्क कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर अपने को f दे रखा है और u निकालना है तो माइनस एफ डॉट डी आर करके u आ जाएगा मेरे पास, कैसे, u इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर का इंटीग्रल, ठीक है। इस तरह से अगर फोर्स दे रखा है, u पूछा तो ऐसे निकाल लोगे, माइनस का अपने को ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लो, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो इनको अपने को याद करना है, क्लियर। इस पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, हर तरह के एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बेस क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन फील्ड इज ये, तो ये पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है आपको। वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी व्हेन फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। जब फोर्स 0 होगा तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ए और बी के टर्म्स में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फोर्स निकाल लेंगे, उसको 0 के बराबर कर देंगे तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है माइनस du बाय डी आर। ठीक है, डायरेक्शन की चिंता नहीं है, वेक्टर हटा दिया मैंने, यहां से कैप भी हटा दिया। ठीक है, हमको क्योंकि 0 के बराबर करना है, फोर्स 0 है तो डायरेक्शन की टेंशन नहीं है। तो अब इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है u इज इक्वल टू ए आर की पावर -2 माइनस बी आर की पावर -1, यही तो लिखा है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो -2a आर की पावर -3 यही आएगा, प्लस बी आर की पावर -2 ये आएगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, f इज इक्वल टू -2a बाय आर क्यूब प्लस b बाय आर स्क्वायर। हमको क्या दे रखा है कि फोर्स 0 हो रहा है, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0। फोर्स 0 कब होगा ये अपने को बताना है, तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। इसको इक्वल टू 0 करा तो मुझे क्या मिला, -2a बाय आर, या इसको उधर ले जाते हैं, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया। ठीक है, और -2a बाय आर को उधर ले जाते हैं तो b इक्वल टू 2a बाय आर आ जाएगा। यहां से क्या मिला मेरे को, r बराबर 2a बाय b। तो r जब 2a बाय b के बराबर होगा तो फोर्स विल बी इक्वल टू 0। क्लियर है, 2a बाय b, सी ऑप्शन दिख रहा है, मार्क कर देंगे। क्लियर है, अगेन रिलेशन कौन सा काम में आया, वही। ठीक है, ये अपने को याद होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, और अगर ये याद है तो फिर बहुत इजीली सवाल हो जाएगा। चेक कर लो 2a बाय b इज द राइट आंसर और नॉट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, ठीक है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x एज शोन इन द ग्राफ। अब आपको ग्राफ बना के पूछ रहा है वो सवाल, है ना, सेम टाइप का सवाल है लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ दे रखा है इसने। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 एट, फोर्स 0 कहां पर है। ठीक है, अब देखो ग्राफ दे दिया, कोई बात नहीं भाई, रिलेशन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। क्या है रिलेशन, -du बाय डी आर। फोर्स को 0 होना है, मतलब u वर्सेस r कर्व जो है, u वर्सेस x या u वर्सेस r, है ना, यहाँ पे पोजीशन सिर्फ x में होगी तो ये यहाँ पे -du बाय dx आ जाएगा। ठीक है ना, तो ux कर्व का स्लोप, ये डिफरेंशियल क्या होता है, स्लोप, है ना, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ ux कर्व। ठीक है, -b है तो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux कर्व लिखा हुआ है बेसिकली। तो अगर फोर्स 0 है मतलब इस कर्व का स्लोप 0 है। स्लोप 0 कहां पे, b पर और c पर, तो इन दो जगह स्लोप 0 यानी -du बाय dx 0, मतलब du बाय dx 0 -du बाय dx भी 0, तो f भी 0। यही पूछ रहा है कि फोर्स 0 कहां पर होगा, तो b और c पर होगा, c ऑप्शन मार्क कर देंगे। क्लियर है, इजी है, आसान है। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। ठीक है, चेक कर लो सी करेक्ट है क्या, करेक्ट है भाई। मूव करते हैं अगले टाइप पर, टाइप 3। ये क्वेश्चन आया है बिटसेट 2012 के अंदर। देखो क्या है, इफ द यूनिट ऑफ फोर्स एंड लेंथ बी ईच इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। फोर्स की यूनिट और लेंथ की यूनिट 4 गुना बढ़ा दी, दोनों की 4-4 गुना बढ़ा दी, देन द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय। अब एनर्जी की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, फोर्स इंटू लेंथ की यूनिट होती है। वर्क डन क्या आता है, F इंटू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, है ना। तो एनर्जी की यूनिट फोर्स इंटू लेंथ की यूनिट होती है। अब फोर्स की यूनिट को 4 टाइम्स बढ़ा दिया, इसको ऐसे लिख लो कि नई जो एनर्जी की यूनिट होगी वो होगी नए फोर्स की यूनिट इंटू नए लेंथ की यूनिट। नए फोर्स की यूनिट क्या है, 4 टाइम्स ऑफ पहले वाले फोर्स की यूनिट, तो 4F, और लेंथ की भी 4 टाइम्स कर दी तो L डैश हो गया 4L, तो ये कितना आ गया 16FL। तो इसको मैं लिख सकता हूं 16E, FL क्या है, E के बराबर। तो जो एनर्जी की यूनिट है वो कितने टाइम्स हो गई, 16 टाइम्स हो गई, मार्क कर देंगे ए ऑप्शन। ठीक है, कितना ही लल्लू सवाल है, कितना आसान सवाल है ना, 2012 के अंदर बिटसेट में पूछा गया।
ठीक है। तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आप देख रहे हो, दोनों चैप्टर से मिला के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जबकि हालांकि इन दो चैप्टर से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स भी बनाई जा सकती हैं, लेकिन फिर भी इन चैप्टर से बिटसेट बहुत ही इजी और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही पूछ रहा है बार बार, ठीक है। तो इसीलिए हम ये कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं कि हम रिलेवेंट रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि सर्कुलर वर्क पावर में हम लगे पड़े हैं, बहुत टिपिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे जा रहे हैं, लेकिन बिटसेट में उसमें से कुछ पूछा ही नहीं, है ना। तो अपने को ये देखना है पिछले पेपर्स को एनालाइज करके कि इन चैप्टर से किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है और उसी के हिसाब से तैयारी करनी है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जिनमें ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है उनमें हम ज्यादा टाइम लगाएं, प्रैक्टिस करें। जिनमें कम टाइम लगाने की जरूरत है उनमें कम एफर्ट्स लगाएं, ठीक है, ताकि हमारा स्कोर हाई आए। भाई वही तो एम है ना, रैंक अच्छी आनी चाहिए और क्या, ठीक है ना। तो देख रहे हो, आसान सवाल, चेक कर लो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अ मैन पुशेस वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, ही डज नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम वर्क, नो वर्क एट ऑल, मैक्सिमम वर्क। तो अगर एक आदमी दीवार को धक्का लगाता है बट फेल्स टू डिस्प्लेस इट, मतलब दीवार मूव नहीं करती, है ना। तो जनरली जब आदमी दीवार पे धक्का लगाता है तो दीवार मूव नहीं करती। तो आदमी ने कुछ वर्क किया, क्या वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। dw बराबर f डॉट ds। अब यहाँ पे फोर्स तो लगा रहा है वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वॉल जीरो हुआ, ds जीरो हुआ है, तो f डॉट ds भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, नो वर्क एट ऑल। ये तो आप वैसे भी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो इस तरह के एग्जाम्पल्स, कि हम किसी चीज को धक्का दें पर वो मूव ना करे तो हमने कुछ काम नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट जहां थी वहीं रही तो हमने कुछ नहीं किया, है ना, काम नहीं किया, भले ही फोर्स पूरा लगा दिया लेकिन वर्क इज जीरो, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे, टाइप 4। ये क्वेश्चन आया हुआ है बिटसेट 2013 में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन आर, वेलोसिटी ये दे रखा है आपको और एक्सेलरेशन यहां पे दे रखा है। एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट पर ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज हैं। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी आई कैप में दे रखा है इसने, यहां बना देता हूं, ये वेलोसिटी दे रखा है 2i कैप, ठीक है, और एक्सेलरेशन दे रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप। यानी एक्सेलरेशन के अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, ये वेलोसिटी तो कितनी दे रखी है 2, लिख देता हूं यहां पे 2। एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से होगा, है ना, इधर x और इधर y ले रहे हैं हम, ऊपर y इधर x, तो वेलोसिटी x में बन गई 2i कैप है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को अगर मैं लिखूं तो दो कंपोनेंट्स में इस तरह से लिख सकता हूं, 2 तो i कैप में है, 2i कैप, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2i कैप हो गई, प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन का दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा y एक्सिस पर 4 के बराबर, ठीक है। ये बना दिया हमने एक्सेलरेशन, और येलो कलर से बना दिया हमने वेलोसिटी। इसको भी दोबारा बना लेते हैं और अच्छे से, हाँ जी, तो ये बन गई हमारे वेलोसिटी 2i कैप, ठीक है। इतना समझ में आ गया। वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है 2 और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कंपोनेंट है 4, ठीक है। अब जो ये वाला एक्सेलरेशन है ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जब सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है तो यहां पर जब है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट है इधर और एक कंपोनेंट है इधर, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये वाला जो कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। मतलब 4 जो है दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, है ना, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है उसके अंदर और साफ साफ दिखा है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उसने ट्रिक नहीं लगाई, साफ साफ लिखा है 2i कैप और 2i कैप प्लस 4j कैप, मतलब i कैप में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी है और एक कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि ये है और ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वाला, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r के बराबर, होता नहीं होता है, बस वैल्यूज डालेंगे। v पता ही है हमको 2 के बराबर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता है 4 के बराबर है, तो r आ जाएगा यहां से, डाल दो वैल्यूज। 4 इज इक्वल टू v², 2 का स्क्वायर बाय r,
ठीक है, v की जगह 2 लिख ही देते हैं, 2 का स्क्वायर बाय r। क्लियर, ये है v। आगे बात समझ में, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 इक्वल टू 4 बाय r, r इक्वल टू 1 आ गया। क्लियर, यहां से क्या मिला मेरे को, r इज इक्वल टू 1 मीटर या 1 यूनिट्स। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दे रखा है तो मीटर में ही आएगा, तो r 1 मीटर आ गया, ऑप्शन ए मार्क कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तो प्रॉब्लम नहीं थी ये, थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन फंडे क्लियर है तो फिर बहुत आसान प्रॉब्लम हो गई है। अगर हमारे फंडे पूरी तरह क्लियर है तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, है ना, लाइक 20 to 25 सेकेंड्स में आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, वेलोसिटी देखी x में, एक्सेलरेशन देखा x और y में, तो एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, पार्टिकल जब सर्कल में मूव कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r के बराबर। तो वैल्यूज डाली और आंसर आ गया। ठीक है, चलो मूव करते हैं आगे। आंसर ए ही आया हमारा, करेक्ट है, चलो, है ना। चलो मूव करते हैं आगे। इफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ्स ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, तो मासेस सेम है। ठीक है, रेडियाई आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, r1 by r2 दे रखा है अपने को। देन इन ऑर्डर टू हैव सेम सेंट्रीपिटल फोर्स देयर स्पीड शुड बी इन द रेशियो ऑफ, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल, FC1 शुड बी इक्वल टू 2। FC1 सेंट्रीपिटल फोर्स पहले पार्टिकल का, सेंट्रीपिटल फोर्स सेकंड पार्टिकल का बराबर होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर mv1 स्क्वायर बाय r1। मास दोनों के बराबर है इसलिए दोनों का मास m ले रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरे की वेलोसिटी अगर v2 है और रेडियस r2 में वो घूम रहा है तो ये लगेगा पहले पे सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लगेगा दूसरे पे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर, mm कट गए, रेडियस के रेशियो इसने दे रखे r1 बाय r2 इज इक्वल टू 1/2। इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ रहा है, v1 बाय v2 स्क्वायर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 बाय r2। ठीक है, r1 बाय r2 कितना है, 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया v1 बाय v2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, यानी वेलोसिटी का रेशियो आ गया है मेरे पास 1/√2। पूछा गया उसने स्पीड शुड बी इन द रेशियो ऑफ, स्पीड का रेशियो पूछा है, यही तो आया है 1/√2। 1/√2 ऑप्शन सी मार्क कर देंगे। क्लियर है, ठीक है, मूव देखते हैं आगे। आंसर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, चलो मूव करते हैं आगे। द सेकेंड्स हैंड ऑफ अ वॉच हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर, speed of end point and magnitude of difference of velocities at 2 perpendicular positions will be। seconds hand का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट, देखो ये घड़ी बना देता हूं, ये सेकेंड हैंड है। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो 6 सेंटीमीटर के रेडियस में घूम रहा है ये वाला पॉइंट जो इसकी टिप है। ठीक है, स्पीड ऑफ एंड पॉइंट, इस पॉइंट की स्पीड पूछ रहा है, क्या स्पीड है इसकी, v कितना है, और क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटीज एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस विल बी। 2 परपेंडिकुलर पोजीशंस पे जब यहां पहुंच जाएगा ये वाला एंड, सुई ऐसे आ जाएगी, तो डिफरेंस इन वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, स्पीड तो फिक्स ही है भाई, यहां अगर v से जा रहा है तो यहां भी v से ही घूमेगा ये। अच्छा, स्पीड कैसे निकालोगे, अपने को लेंथ पता है 6 सेंटीमीटर और ओमेगा पता है ना। इसके घूमने का ओमेगा कितना है, ओमेगा होता है 2π/t। पूरा एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो t कितना है, सेकेंड्स हैंड कितने टाइम में पूरा एक चक्कर लगाता है, 60 सेकेंड्स में। तो डाल दो यहाँ पे 2π/60 सेकेंड्स, ये आ गया ओमेगा। ठीक है, अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा इंटू आर। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर के रेडियस में घूम रहा है कि नहीं, तो आर हो गया 6, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2π/60 इंटू रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 100 से डिवाइड करके। क्लियर, तो ये हो गया 10 टाइम्स 1000, π/500 आ गया, π/500 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, अगर मीटर पर सेकेंड में बताना हो, यहाँ पे आंसर्स आपको मिलीमीटर पर सेकेंड में बता रखे हैं, तो मीटर पर सेकेंड को मिलीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये मीटर पर सेकंड में आया भाई, मिलीमीटर पर सेकंड में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मेरे को, v बराबर 2 पाई मिलीमीटर पर सेकंड। ये तो आ गई स्पीड। ओमेगा निकाल लिया 2 पाई बाय टी से, ओमेगा इंटू आर कर दिया तो वेलोसिटी आ गई। तो 2 पाई कहां पे दे रखा है, ए में दे रखा है, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया, ए और डी में 2 पाई दे रखी है स्पीड। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो, मान लो कि ये डायरेक्शन x है और ये डायरेक्शन y है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखूंगा मैं, 2 पाई आई कैप। फाइनल वेलोसिटी क्या लिखूंगा, 2 पाई माइनस जे कैप। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब माइनस 2 पाई जे कैप माइनस 2 पाई आई कैप। v इनिशियल यह है 2 पाई आई कैप में मिलीमीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी 2 पाई ही है, स्पीड तो फिक्स है इसकी। ठीक है, पर डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या डायरेक्शन है, माइनस जे कैप लिख दिया। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितना आएगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल, मतलब माइनस 2 पाई जे कैप माइनस 2 पाई आई कैप। क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं बोलूं तो कितना आएगा भाई, 2 पाई इंटू √2, मतलब 2√2 पाई, 2√2 पाई मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ए ऑप्शन भी गलत हो गया एंड डी इज द राइट आंसर। क्लियर। डायरेक्शन चेंज हो गई तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई मतलब वेलोसिटी में चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, फाइनल लिखो इनिशियल लिखो, फाइनल माइनस इनिशियल से चेंज आया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आ गया मैग्नीट्यूड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो जब भी ये घड़ी वाले सवाल आए ना, घड़ी वाले सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि भाई ओमेगा में निकाल सकता हूं किसी भी हैंड का, क्योंकि मुझे पता है कि कितने टाइम में एक चक्कर कंप्लीट होगा। सेकेंड हैंड का 60 सेकेंड में होता है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60, 2 पाई बाय टी होता है ओमेगा, है ना। मिनट हैंड का एक चक्कर 1 घंटे में कंप्लीट होता है ना, 60 मिनट्स में। अरे बात सुनना, तो उसका ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60 मिनट्स। ठीक है, फिर कन्वर्ट तो उसको कर ही सकते हो आप, सेकेंड में अगर करना है, आवर में करना है तो कर ही सकते हो। ऐसे ही जो आवर हैंड होता है वो कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, 12 आवर्स में, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 12 आवर्स, तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय 12 आवर्स। क्लियर है, यहाँ पे 12 आवर्स है ना, तो 2 पाई बाय 12 रेडियन पर आवर ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो ओमेगा में निकाल सकता हूं जब भी घड़ी वाले सवाल आएंगे। ठीक है ना, और वेलोसिटी पूछ रहा है या स्पीड पूछ रहा है तो ओमेगा इंटू आर होता है, तो लेंथ ऑफ सुई है ना, लेंथ ऑफ हैंड वो हो जाएगा रेडियस के बराबर। क्लियर, तो डाल के वेलोसिटी निकाली जा सकती है। क्लियर हो गया। चलो बढ़े आगे, चलिए आइए, इसको नोट कर सकते हो आप पॉज करके। कोई भी क्वेश्चन जब मैं कराता हूं ना तो आप उसको पॉज करके नोट कर लिया करो, अगर चाहो कि भाई सोल्यूशन ये हमको नहीं आ रहा था या हमारे लिए कुछ चीज नहीं है, न्यू है, तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लिया करो। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। ये पूछा गया है बिटसेट 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन है स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा फिक्स्ड इन एन एलिवेटर। बना लेते हैं भाई, एक एलिवेटर बना लेते हैं। इसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है जो फिक्स्ड है, बना लिया, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और इस पर एक ब्लॉक रखा है। ठीक है, ऑफ मास m रख दो। रफ इंक्लाइंड सरफेस है ना, स्मूथ नहीं है, ये रफ इंक्लाइंड सरफेस है। ठीक है। द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v, एलिवेटर ऊपर जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, ब्लॉक वेज पर स्लिप नहीं हो रहा। ठीक है, द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी, फ्रिक्शन ब्लॉक पर कितना वर्क करेगा t टाइम में, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, रेस्ट पर है, ऐसा दे रखा है सवाल में। लिफ्ट जा रही है ऊपर v से, तो इंक्लाइंड प्लेन भी जा रहा है ऊपर v से, तो ब्लॉक भी जा रहा है ऊपर v से, तो ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अच्छा, इस पे फ्रिक्शन भी लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा वो हम निकाल लेते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे। ये बन गया इंक्लाइंड प्लेन, ये हो गया एंगल थीटा, ये है हमारा ब्लॉक जिसका मास हमको गिवन है m,
ठीक है, इस पे फोर्सेस ड्रॉ करते हैं, तो इधर आएगा mg sin थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा, नॉर्मल आ जाएगा mg cos थीटा के बराबर, और इस साइड पे फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू mg cos थीटा, क्योंकि ये बना ही लेते हैं। चलो इधर आ गया mg cos थीटा, नॉर्मल आ गया mg cos थीटा के बराबर। ये नॉर्मल mg cos थीटा के बराबर क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है इसका, है ना तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, रेस्ट पर है विद रेस्पेक्ट टू वेज, है ना, और इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। तो अगर ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो इसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। भाई जो वेज है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा, तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ही है, तो कोई सूडो फोर्स का चक्कर तो है ही नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है वेज, ठीक है ना। तो जो ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन होगा वही वेज के रेफरेंस फ्रेम में भी इसका एक्सेलरेशन होगा। वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी एक्सेलरेशन इसका जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई वेज के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वही ग्राउंड के में, नहीं, क्योंकि वेलोसिटी तो है वेज में, पर वेज का एक्सेलरेशन जीरो है, तो ग्राउंड और वेज दोनों के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्लियर। कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट चल रही है तो इसका एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि लिफ्ट का भी जीरो, ठीक है, तो नॉर्मल इसके बराबर हो गया। और जो फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा के बराबर ही लगेगा, ठीक है। अगर यहां का म्यू मालूम है तो म्यू mg cos थीटा के बराबर होगा, जो कि mg sin थीटा के बराबर है, ताकि इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो हो जाए और ये इस डायरेक्शन में मूव ना करे। इतना समझ में आ गया, इसके बराबर होगा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है, क्या पूछा उसने, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन टाइम t, t टाइम में वर्क डन बताओ। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, t टाइम में कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, v इंटू टी, ठीक है। तो जो हमारा ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर की तरफ, इसको मैं एस वेक्टर लिख देता हूं, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, ये बन रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन है, उसका हॉरिजॉन्टल के साथ है थीटा, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर मैं बोलूं कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी, कॉन्स्टेंट स्पीड है इसलिए, ठीक है। अब मुझे वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताना है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाता है, तो बचता है इंटीग्रल में ds वेक्टर का इंटीग्रल, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। dw बराबर f डॉट ds लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, dw बराबर f डॉट ds का इंटीग्रल। तो वर्क डन मेरे पास क्या आता है, अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूं इसको, तो ये आ जाएगा मेरा f डॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इफ फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तभी इंटीग्रल के बाहर आएगा। तो यहां पे फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है mg sin थीटा के बराबर, तो f डॉट s आ जाएगा वर्क डन। ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब वैल्यूज डालनी बाकी है। फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा है, mg sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट vt डाल दो, और cos थीटा आएगा, डॉट प्रोडक्ट है cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो। तो sin थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। तो क्या मिलेगा मेरे को, mg vt sin स्क्वायर थीटा। ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। mg vt sin स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, mg vt sin स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दे के रखा है, सी ही दे रखा है, चमक गया, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स आ गया हमारे पास। अब देखो, मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में हर चीज समझाई है, इसलिए इतना टाइम लगा, है ना। काफी चीजें आपको समझाई यहाँ पे कि वर्क डन कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। लेकिन ये चीजें बहुत ईजी है ना। अगर हमको सारे फंडे क्लियर है फ्रिक्शन के भी, तो खटाखट लिखेंगे कि भाई
एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो नीचे mg sin थीटा लगता है डाउन द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन भी mg sin थीटा होगा। फोर्स की वैल्यू आ गई। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर vt के बराबर, उसकी वैल्यू आ गई। दोनों के बीच में एंगल निकाल लिया 90 माइनस थीटा, और मल्टीप्लाई करके cos 90 माइनस थीटा भी आएगा, तो वो हो जाएगा sin थीटा। खटाक से आंसर आ जाएगा हमारा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर भी, ठीक है। वो तो मैंने डायग्राम बनाया, इतना सब एक्सप्लेन किया, यही तो काम है ना। कुछ बच्चों को अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज पहले से मालूम नहीं है, तो वही सीखना है हमको, इसलिए तो क्लासेस करते हैं अपन। तो इसलिए इतना डिटेल में हर चीज समझाई जा रही है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचा जाए, अगर ये सवाल एग्जाम में आता है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होने वाला है ना, फटाफट होने वाला सवाल है ये। लाइक 30 सेकेंड से 1 मिनट, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और 1 मिनट तो हमें मिल ही जाएगा एग्जाम में। 40 क्वेश्चन है फिजिक्स के, 50 मिनट्स हम लेके चल रहे हैं, तो 1 मिनट तो कम से कम सवाल के लिए हमको मिलना ही चाहिए, और मिल भी रहा है ना। उसमें कोई ऐसी घबराहट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस आपने देखे कि थियोरेटिकल है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो वो हमको टाइम बचाकर भी देने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये इन 2 टॉपिक्स की बात है, ये 2 टॉपिक्स बहुत स्कोरिंग और टाइम सेविंग हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनमें टफ सवाल आ रहे हैं, या जिनमें से सवाल सॉल्व करने में हमको टाइम लग रहा है, तो ये वाले टॉपिक जो है ना, ये आपको टाइम सेव करके देंगे कि भैया दूसरे टॉपिक में थोड़ा टाइम ले लो। आ रही बात समझ में, ठीक है। मूव करते हैं आगे। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय लाइट थ्रेड फ्रॉम एन एलिवेटर। एक m मास का ब्लॉक है, एलिवेटर है, लाइट थ्रेड है, और इसको लटका रखा है। एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। एलिवेटर ऊपर जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग t सेकेंड्स इज। टेंशन ने ब्लॉक पर कितना वर्क किया t सेकेंड्स में, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो टेंशन कितना है ये पता करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन निकालना है तो फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए सबसे पहले तो हमारे पास। तो भाई ये बना लो m मास, इस पे नीचे लग रहा है mg, और ऊपर लग रहा है टेंशन। और कोई फोर्स है क्या? नहीं है। एक्सेलरेशन लिफ्ट का a है, तो लिफ्ट के साथ साथ इसका भी a ही होगा, दोनों मतलब ये लिफ्ट में लटकी हुई है ना धागे से, तो लिफ्ट के साथ साथ ही चलेगी, तो इसका एक्सेलरेशन भी a होगा। तो यहां से हमें इक्वेशन क्या मिल गई, t माइनस एम जी, स्मॉल m है, t माइनस एम जी बराबर एम ए, t माइनस एम जी बराबर m इंटू ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहां से टेंशन मेरे पास आ गया m इंटू जी प्लस ए, ये आ गया पहले तो फोर्स मेरे पास, ठीक है। अब t सेकेंड्स में पूछ रहा है वर्क कितना किया है। अच्छा, फोर्स है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो cos 0 1 होता है, तो सीधा सीधा करना क्या है, टेंशन को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो वर्क डन बाय टेंशन आ जाएगा। डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो थीटा का कोई चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा हो जाएगा 1, ठीक है। अब t सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेसिकली इसका, ठीक है। एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो इसमें लिखा नहीं, अच्छा लिखा है u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन a है, टाइम है t सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो s इज इक्वल टू, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा। अब u 0 है तो ये 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरे पास, हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये टेंशन आ गई, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम, तो थीटा का चक्कर नहीं है, m इंटू जी प्लस ए इंटू डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर, हो गया सॉल्व, ठीक है। ये आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन में भैया, ये ऑप्शन ए में, चेक कर लो ऑप्शन ए करेक्ट है क्या, करेक्ट है। लल्लू सवाल है कि नहीं, बिल्कुल आसान। देखो वर्क पावर एनर्जी पे ना बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती हैं, और जेई के अंदर मतलब एडवांस के अंदर तो बहुत टफ प्रॉब्लम्स वर्क पावर एनर्जी पे कई बार आ चुकी है, लेकिन बिट सेट खेलता है, हल्का हल्का खेलता है बस, ठीक है। कोई ज्यादा भारी ये वर्क पावर एनर्जी या सर्कुलर मोशन में नहीं खेल रहा, बहुत ईजी लेवल के सवाल ही पूछता है, तो उसी तरह के सवाल हम प्रैक्टिस करें, ज्यादा डिटेल में ज्यादा गहराई में घुस के टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। मजा तो आता है इन चैप्टर्स में, लेकिन बिट सेट की तैयारी के लिहाज से टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। रिजिड बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। तो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, 10 मीटर चला, फोर्स लगा 5 न्यूटन। इफ द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन बॉडी इज 25 जूल, वर्क डन हुआ 25 जूल, एंगल विद विच फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज, मतलब
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, मान लो ये हो गया 10 मीटर, फोर्स लग रहा है इस तरफ कितना 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल थीटा कितना है ये बताना है। ये दे रखा है कि वर्क हुआ है 25 जूल, ठीक है, ये दे रखा है आपको, थीटा बताना है, बता देंगे। वर्क डन कितना होता है एफ डॉट एस दे रखा है आपको 25 जूल्स। एफ डॉट एस क्या होगा एफ एस कॉस थीटा, दिस इज गिवन टू यू एस 25। यूनिट सब नहीं लिख रहा मैं, सब एसआई यूनिट में दे रखा है सब कुछ, ठीक है। एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 5, एस है 10, तो 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो यहां से क्या आ गया मेरे पास कॉस थीटा बराबर हाफ, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। आ गया आंसर 60 डिग्री, सी ऑप्शन करेक्ट। चेक कर लो सी है क्या, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप 6 बिट्स एट 2015 अगेन। An elastic string of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length X. एक स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको स्प्रिंग भी आप मान सकते हो, ठीक है। इलास्टिक स्ट्रिंग और स्प्रिंग सेम ही तरह से बिहेव करती हैं, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करने के लिए स्प्रिंग ड्रॉ कर देता हूं क्योंकि उससे ज्यादा फेमिलियर हैं हम। तो एक स्प्रिंग है, मान लो शुरू में ये नेचुरल लेंथ पर है, ठीक है, तो टेंशन इसमें 0 होगी। अब नेचुरल लेंथ इसने L दे रखी है, अनस्ट्रेच्ड लेंथ L, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट K इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल लेंथ X। अब इसको हमने X लेंथ से स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, पहले यहां थी अब यहां तक आ गई है, तो इसको X लेंथ से हमने स्ट्रेच कर दिया, क्लियर। चलो आगे पढ़ते हैं। इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय अनदर स्मॉल लेंथ y। इसको फिर हमने दोबारा स्ट्रेच किया आगे और y लेंथ से स्ट्रेच किया, ठीक है। तो यहां तक आ गए थे हम, यहां से और इसको y लेंथ तक स्ट्रेच हमने कर दिया, समझ में आ गया। ये दे रखा है आपको वर्क डन इन सेकेंड स्ट्रेचिंग इज, दूसरी स्ट्रेचिंग में कितना वर्क किया। जब यहां से यहां ले गए, यहां तक तो आ गए थे पहले, यहां तक का वर्क वो नहीं पूछ रहा, इसके बाद जब यहां तक गए तो कितना वर्क किया ये पूछ रहा है, सेकेंड स्ट्रेचिंग में कितना वर्क हमने किया। तो वर्क डन ऑन स्प्रिंग, जो भी हम वर्क करते हैं स्प्रिंग पे, वो स्प्रिंग अपने अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लेती है ना। इसको खींचूंगा मैं तो मैं इस पे वर्क कर रहा हूं ऑब्वियसली, तो जो भी मैंने वर्क किया वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो भाई जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा स्प्रिंग का वही होगा वर्क डन के बराबर, ठीक है। तो लिख लो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वर्क डन ऑन स्प्रिंग, ठीक है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग कितना हुआ है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ के, स्ट्रेच कितना हुआ है फाइनली x प्लस वाई, है ना। फाइनली स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है नेचुरल लेंथ से x प्लस वाई खिंची हुई है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी हाफ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हाफ के, शुरू में x खिंची हुई थी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन कौन सी मान रहे हैं ये वाली, और ये हो गई फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल कंडीशन में स्प्रिंग में स्ट्रेच है x, फाइनल कंडीशन में स्प्रिंग में स्ट्रेच है x प्लस वाई, ठीक है। डाल दी वैल्यूज, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, आंसर आ जाएगा हाफ। इसने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, हम भी सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया हाफ के वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। y कॉमन निकाल लो तो ये मिलेगा हाफ के वाई प्लस 2x, ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क डन। देख लो कहाँ पे दे रखा है हाफ के वाई प्लस 2x, हाफ के वाई प्लस 2x, बी ऑप्शन, ठीक है। चेक कर लेंगे बी इज द राइट आंसर और नॉट, इट इज द राइट आंसर, क्लियर है, ठीक है। तो स्प्रिंग का सिंपल फॉर्मूला जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, उसके बेसिस पे इसने सवाल पूछा है बस।
कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ, यानी कि वर्क डन कितना हुआ, ये बता दो मेरे को तो, और कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में स्प्रिंग में तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं कर रहा हूं, है ना। तो सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर के बेसिस पे एक सवाल आ गया है, ठीक है। तो बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई फाइनल कंडीशन में जब हम उसमें लिखेंगे स्ट्रेच, स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है, तो उसमें मिस्टेक कहाँ हो सकती है कि हम उसको सिर्फ y लिख दें। उसने बोला ना कि फर्दर y खींचा, तो जब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो ये मिस्टेक हो सकती है कि हम हाफ के वाई स्क्वायर लिख दें, है ना, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ। चलिए मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है टू स्प्रिंग्स हैव देयर फोर्स कांस्टेंट्स K1 एंड K2 वेयर K1 इज ग्रेटर देन K2 व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम फोर्स। दोनों को सेम फोर्स से खींचा, तो दो स्प्रिंग है आपके पास, दोनों पे सेम फोर्स लगाया अपन ने, तो मान लो F फोर्स लगाया, है ना, सेम फोर्स F लगाया मान लो, तो F विल बी इक्वल टू K1 X1। पहली स्प्रिंग को मान लो कि X1 डिस्टेंस पे खींचा, तब वो इक्विलिब्रियम में आई। दूसरी स्प्रिंग को X2 डिस्टेंस तक खींचना पड़ेगा क्योंकि इसका K अलग है, फोर्स सेम है, F सेम, K डिफरेंट, तो X भी डिफरेंट होना जरूरी है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, नो वर्क इज डन बाय दिस फोर्स, इक्वल वर्क इज डन बाय दिस फोर्स ऑन बोथ, मोर वर्क इज डन ऑन फर्स्ट या सेकंड, है ना। तो वर्क पूछ रहा है कि कितना वर्क किया फोर्स ने। अब वर्क क्या होता है, वर्क डन ऑन स्प्रिंग हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दोनों शुरू में नेचुरल लेंथ में थी, तो वर्क डन आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्टेंस से खींचा तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गई फाइनल, इनिशियली नेचुरल लेंथ में थी, इनिशियल एक्स है 0, तो वर्क शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी 0, तो वर्क आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -0, ठीक है। तो ये आ जाएगा वर्क डन। अब हमको ये कंपेयर करना है कि किस पे ज्यादा वर्क हुआ है, किस पे कम वर्क हुआ है। तो अब देखो क्योंकि ये दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2, ठीक है। अब यहां से मेरे को मिल रहा है X1 बाय X2 इज इक्वल टू K2 बाय K1, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो X1 इज इक्वल टू K2 बाय K1 इंटू X2। यहां पे रखा है K1 इज ग्रेटर देन K2, K1 K2 से बड़ा है। K1 अगर K2 से बड़ा होगा तो X2 X1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। K1 K2 से बड़ा है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा, तो X1 विल बी लेसर देन X2, क्योंकि K1 इज ग्रेटर देन K2, ये अपने को दे रखा है। क्लियर है, K1 X1 बराबर K2 X2 है, अगर K1 बड़ा है तो X1 ऑब्वियसली छोटा होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हमको मिल गया। आगे बात समझ में। अब देखो वर्क कंपेयर करते हैं अपन। वर्क डन क्या है, हाफ K1 X1 स्क्वायर, ये हो गया वर्क डन 1, और वर्क डन 2 यहां पे लिख लेता हूं दूसरी स्प्रिंग पे हाफ K2 X2 स्क्वायर। इनको कंपेयर करना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं हाफ K1 X1 इंटू X1, इसको लिख सकता हूं मैं हाफ K2 X2 इंटू X2। K1 X1 और K2 X2 तो फोर्स है, F दोनों बराबर है, दोनों पे इक्वल फोर्स लग रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं F बाय 2 X1 और इसको लिख सकता हूं F बाय 2 X2। हमने क्या निकाल रखा है कि X1 इज लेस देन X2, ये हमने रिलेशन निकाल रखा है, X1 इज लेस देन X2। तो अगर X1 इज लेस देन X2 है तो वर्क डन 1 विल बी लेस देन वर्क डन 2, देयरफॉर वर्क डन ऑन स्प्रिंग 1 विल बी लेस देन वर्क डन ऑन स्प्रिंग 2, मतलब स्प्रिंग 2 पे ज्यादा वर्क हुआ है। चमक गया, स्प्रिंग 2 पे ज्यादा वर्क हुआ है, मोर वर्क इज डन बाय दिस फोर्स इन केस ऑफ सेकंड स्प्रिंग, तो सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। क्लियर है, ठीक है। फोर्स बराबर होने से वर्क बराबर नहीं होगा क्योंकि एक्सटेंशन अलग अलग हुआ है ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है। इस तरह का सवाल अगर आता है तो गड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी कि सर फोर्स बराबर तो वर्क बराबर हो गया, नहीं, क्योंकि X1 X2 डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क भी डिफरेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट डिफरेंट हुआ है, फोर्स बराबर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग है तो वर्क डन भी अलग होगा, ठीक है। स्प्रिंग पे वर्क होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हम निकाल के देखेंगे कि वर्क किस पे कितना आ रहा है, तो हमको यहां से मालूम चल गया कि वर्क डन ऑन स्प्रिंग 2 इज ग्रेटर, ठीक है, तो वो मार्क कर देंगे, सी इज द राइट आंसर।
चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन में दे रखा है 2 इक्वल masses are attached to the two ends of a spring constant K. The masses are pulled out symmetrically to stretch the spring by length x over its natural length. The work done by spring force on each mass during the above pulling is. तो एक स्प्रिंग है जिसके दोनों एंड्स पे इक्वल मासेस अटैच हैं और उन दोनों को सिमेट्रिकली खींचा जाता है। सिमेट्रिकली मतलब जितना ये गया इधर उतना ये गया इधर, मतलब टोटल अगर x खींची स्प्रिंग तो x/2 इस मास की तरफ और x/2 इस मास की तरफ, ऐसे सिमेट्रिकली उसको खींचा है। ठीक है, अब वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन ईच मास ड्यूरिंग द अबव पुलिंग, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया दोनों पे ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि टोटल वर्क कितना हुआ स्प्रिंग के द्वारा। ठीक है, टोटल वर्क x खींची है स्प्रिंग तो टोटल वर्क होगा हाफ kx²। ये करेगा एक्सटर्नल एजेंट स्प्रिंग पे जो खींच रहा है उसको, और स्प्रिंग जो है वो अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, खींच रही है वो बाहर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाहर, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है अंदर। तो स्प्रिंग के द्वारा अगर वर्क देखा जाए तो कितना होगा, माइनस ऑफ हाफ kx²। देखो जरा कैसे इस चीज को समझ लो कि स्प्रिंग नेगेटिव वर्क क्यों कर रही है। देखो मान लो एक स्प्रिंग है जो इधर अटैच्ड है और इस पॉइंट को पकड़ के मैं F4 से खींचता हूं इधर। ठीक है, तो स्प्रिंग खिंच गई x, है ना, ये नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग की, x खिंच गई, अब इक्विलिब्रियम में आ गई। तो एक्सटर्नल एजेंट ने लगाया ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, फोर्स भी इधर, तो एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है स्प्रिंग पे पॉजिटिव वर्क। स्प्रिंग जो है वो एक्सटर्नल एजेंट पे किधर फोर्स लगाएगी, इस तरफ फोर्स लगाएगी, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरफ। तो इसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग ये हो जाएगा माइनस हाफ kx²। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर लिखें तो वो होगा हाफ kx²। ये चीज समझ में आती है अपने को। ठीक है, अगर ऐसे खींच रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव वर्क कर रहा है, स्प्रिंग कर रही है नेगेटिव वर्क, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। क्वेश्चन में रखा है कि ऐसे सिमेट्रिकली दोनों को खींचा, टोटल एक्सटेंशन हुआ है x का, तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया एक मास पे। तो सबसे पहले देखो कि स्प्रिंग ने दोनों मास पे टोटल वर्क कितना किया है। टोटल वर्क कितना करेगी स्प्रिंग, यहां पे हमारे क्वेश्चन के अंदर वर्क डन बाय स्प्रिंग टोटल यानी नेट ये हो जाएगा माइनस हाफ kx², क्योंकि स्प्रिंग खींची x से। ठीक है, अब क्योंकि दोनों मास बराबर है, सिमेट्रिकली स्ट्रेच हुआ है, तो दोनों पे बराबर वर्क होगा नहीं होगा। तो एक पे अगर पूछेंगे तो क्या करोगे, इसका हाफ कर दोगे, क्योंकि वर्क डन ऑन 1 इज इक्वल टू वर्क डन ऑन 2, और ये है W1 प्लस W2। टोटल वर्क क्या है W नेट, ये है W1 प्लस W2। इसको मैं लिख सकता हूं 2W1 या फिर 2W2, क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो नेट वर्क डन जो है वो एक पे किए गए वर्क का डबल होगा, क्योंकि दोनों पे बराबर है। क्लियर, तो एक का निकालना तो इसको हाफ से डिवाइड कर दोगे, हाफ से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, -1/4 kx²। डी ऑप्शन चेक कर लो सही है क्या, करेक्ट है, चमक गया। ठीक है, इजी सवाल था। अगर फंडे क्लियर है, अगेन बोल रहा हूं कि 15 to 20 सेकेंड्स लगने चाहिए इसमें, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, सिमेट्रिकल सिस्टम तो लाइफ अनफेयर नहीं होगी, दोनों के लिए सेम रहेगा जो भी होगा, कोई पार्शियलिटी इनमें नहीं होगी, क्योंकि दोनों मास बराबर है और सिमेट्रिकली स्ट्रेच हुए हैं तो बराबर है। टोटल हमको पता है माइनस हाफ kx² होगा वर्क डन, तो एक पे हो जाएगा उसका भी हाफ यानी 1/4। दैट्स ऑल, इतना ही सोचेंगे हम एग्जाम में और खटाखट आंसर आ जाएगा। ये डायग्राम कुछ नहीं बनाने पड़ेंगे वहां पे, ये तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव क्यों होगा वो समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। ठीक है, so D is the right answer. Move to the next question. Work done by frictional force on the surface in drawing a circle of radius r on the surface by a pencil of negligible mass with a normal pressing force n. Coefficient of friction is mu k. क्या दे रखा है कि हम एक सर्कल बना रहे हैं, है ना, पेपर पे मान लो, और नॉर्मल फोर्स जिससे हम पेपर को दबा रहे हैं, है ना, पेंसिल पे लगा रहे हैं नीचे की तरफ, वो फोर्स है n। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इन ड्रॉइंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r। ऐसे पेंसिल से पेपर पे अगर r रेडियस का मैं सर्कल बनाऊं तो फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया, ये हमसे पूछा जा रहा है सरफेस पर। ठीक है ना, बताओ जरा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, फ्रिक्शन फोर्स ने सरफेस पर कितना वर्क किया ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब देखो भाई, सरफेस मूव थोड़ी कर रही है भाई, फ्रिक्शन फोर्स तो लगा दिया आपने सरफेस पर, लेकिन सरफेस तो वहीं की वहीं है जिस पे आप फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हो। आ रही बात समझ में? तो पेंसिल
जिस पेपर पे फ्रिक्शन लगा रही है वो पेपर तो मूव नहीं कर रहा, पेपर वहीं का वहीं है, तो पेपर पे वर्क तो जीरो हुआ, पेपर का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा जीरो सरफेस पर, तो जीरो मार्क कर देंगे। डी ऑप्शन चेक कर लो करेक्ट है क्या, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। क्लियर है ना, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि पेपर मूव नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट सरफेस इज जीरो। सरफेस पे वर्क पूछ रहा है वो कितना हुआ है ना, तो सरफेस का डिस्प्लेसमेंट देखोगे वो जीरो, तो वर्क डन जीरो। चलो मूव करते हैं आगे। फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स एज, अब फोर्स दे दिया आपको, where A is equal to 1 Newton per meter and B equal to 1 Newton per meter square. Work done by this force on the for the first 1 meter is, ठीक है, F is in newtons, X is in meters। तो कुल मिला के फोर्स आपको दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है 1, डाल दो वहां पे 1 इंटू एक्स यानी x हो गया, माइनस B की वैल्यू दे रखी है 1, दोनों 1 दे रखे हैं, तो B भी डाल दो वहां पे 1 डाल दो, x स्क्वायर, ये दे रखा है फोर्स, B और A दे दिया। इसने ऐसे लिख दिया है ना डायरेक्ट, वहां पे F की वैल्यू ये भी लिख सकता था, पर लिख दिया ऐसे ही थोड़ा डराने के लिए, कॉम्प्लिकेशन दिखे थोड़ा सा क्वेश्चन में कि अरे पता नहीं क्या क्या पूछ लिया भैया, जाने क्या क्या दे रखा है, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। कुछ नहीं है, A की वैल्यू 1 दे दी, डाल दो, B की वैल्यू 1 दे दी, वहां पे डाल दो, तो फोर्स आ गया ये है मेरे पास। वर्क डन बाय दिस फोर्स फॉर द फर्स्ट 1 मीटर, इस फोर्स ने पहले 1 मीटर में कितना वर्क किया ये पूछ रहा है, तो वर्क क्या हो जाएगा F डॉट डी एक्स का इंटीग्रल, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से 1 तक, 1 मीटर तक पूछ रहा है ये, ठीक है। फर्स्ट 1 मीटर यानी 0 से 1 तक गए अपन, बस इंटीग्रेट करो, लिमिट डाल दो, तो x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स 0 से 1, ये करना है मुझे, इंटीग्रेट कर लो, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1, तो कितना आ गया, हाफ माइनस 1/3 यानी कि 1/6 जूल में, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में दे रखा है, तो 1/6 जूल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का डायरेक्ट एप्लीकेशन का भी एग्जांपल आ सकता है। फोर्स की वैल्यू दे दी, वर्क निकालो, F डॉट डी एस, डेफिनेशन हमको याद है वर्क की, तो हम इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। इजी है, कुछ खास बात इसमें नहीं है, बस ये रिलेशन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फोर्स, सॉरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है वो ये है, ठीक है। इंटीग्रल हटा भी दो तो सिंपल ऐसे ही लिख लो, dw बराबर F डॉट डी आर, सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, इसे भी हटा देते हैं, ये है डेफिनेशन ऑफ वर्क, ठीक है। ये हमको याद है तो हम ये सवाल कर लेंगे, ठीक है, और ये तो हम सबको याद होती है, क्लियर है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ x में है, फोर्स भी सिर्फ x में है, तो डॉट प्रोडक्ट cos थीटा हो जाएगा 1, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आएगा, थीटा हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स भी x में, डिस्प्लेसमेंट भी x में, तो एंगल दोनों के बीच में 0, cos थीटा हो गया 1, तो वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, वेक्टर फॉर्म में भी नहीं लिखा क्योंकि सब x में ही है, अगर x y z में होता तो वेक्टर फॉर्म में लिख के इंटीग्रेट कर देते, ठीक है। चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, है ना। आपने देखा कि सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी से बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन ही बिटसेट में पूछे जाते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 2 चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डेप्थ में मत जाएं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करें, अपना टाइम बचाएं और बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लें, इजी वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, कोई सिली मिस्टेक ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है और वो होगा प्रैक्टिस से ही, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक्स के साथ, किन्हीं और क्वेश्चंस के साथ, बिटसेट को लेकर के जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फ्यूचर एंडेवर्स। टेक केयर, आई विल सी यू अगेन। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।